नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। हम बात कर रहे हैं आरएएस मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की। तो हम 2 यूनिट देख चुके हैं। आज हम पहले पेपर की तीसरी यूनिट देखेंगे जो 50 मार्क की है और इसमें इकोनॉमिक्स से संबंधित सवाल थे, जिसमें पार्ट ए 10 अंक का था। 2-2 अंक के 5 प्रश्न 15-15 शब्दों में लिखने थे। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न था, भारत में कौशल विकास के लिए सरकार ने किन कार्यक्रमों को लागू किया है। भारत में कौशल विकास के लिए सरकार ने किन कार्यक्रमों को लागू किया है। तो मैंने पहला लिखा था स्टार्टअप इंडिया, दूसरा नई रोशनी योजना, तीसरी उस्ताद योजना, चौथी प्रधानमंत्री जीवन कौशल योजना, पांचवी औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना। तो यहाँ पर उन योजनाओं को लिखना था। मैंने 4 योजनाएं लिखी थी, तो उसमें से उन्होंने 2 योजना को सही माना है। उस्ताद योजना और प्रधानमंत्री जीवन कौशल योजना उन्होंने आधा आधा यानी 1 नंबर 2 में से मुझे दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न था, भारत की वैश्विक स्पर्धात्मकता में सुधार हेतु महत्वपूर्ण उपाय बताइए। भारत की वैश्विक स्पर्धात्मकता में सुधार हेतु महत्वपूर्ण उपाय बताइए। तो मैंने लिखा था विश्व स्तरीय उद्योगों की स्थापना, जिन्होंने सही माना। उच्च स्तरीय उपकरणों का उपयोग, ये भी सही था। सूचना प्रौद्योगिकी का विकास, ये भी सही था। उन्नत प्रौद्योगिकी का उपयोग व एफडीआई व अन्य क्षेत्रों में सुधार हेतु उपाय, तो इसमें उन्होंने मुझे 2 में से 2 मार्क दिए। मैंने पॉइंटों में 4 पॉइंट लिखे थे। इससे ये समझ आता है कि जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसी का उत्तर उसी पॉइंट के थ्रू में लिखना है। तीसरा प्रश्न था, भारत में सनराइज उद्योग कौन से हैं। तो साथियों, ये सनराइज उद्योग मैंने लिखा जूट, चाय, कॉफ़ी, रबर उद्योग आदि प्रमुख है। ये लगभग सबके हमारे जो जानने वाले थे, मित्र थे, उन्होंने भी इस प्रश्न को गलत लिखा था। वैसे सनराइज जो उद्योग है वो टेक्नोलॉजी से संबंधित है। जैसे बेंगलोर के अंदर जो है सिटी है, जो टेक्नोलॉजी संबंधित जितने भी उद्योग है वो सनराइज उद्योगों में आते हैं। चौथा प्रश्न था, मानव विकास सूचकांकों के निरूपण में प्रयुक्त आधारभूत संकेतांक बताइए। मानव विकास सूचकांकों के निरूपण में प्रयुक्त आधारभूत संकेतांक बताइए। तो जो सबको मालूम होते, प्रति व्यक्ति आय, शैक्षणिक अवस्था या योग्यता, साक्षरता इसको, और जीवन प्रत्याशा। तो इसमें 2 में से 2 मार्क दिए हैं उन्होंने। फिर था कि सांसद आदर्श ग्राम योजना की विशेषता बताइए। तो भारतीय प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2015 को सांसद आदर्श ग्राम योजना की घोषणा की थी, जिसमें प्रत्येक सांसद को अपने क्षेत्र में किसी एक गांव को गोद लेकर उसमें विकास के कार्य करवाने हैं। ये योजना ग्रामीण विकास में मिसाल साबित होगी। तो इसमें उन्होंने मुझे 2 में से 1.5 अंक प्रदान किया है। अब ये पार्ट ए पूरा हो गया। अब पार्ट बी देखते हैं। पार्ट बी का जो मार्किंग है वो भी 20 अंक की है और इसमें 50 शब्दों में उत्तर देने हैं। प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है और कुल 4 प्रश्न थे। तो पहला प्रश्न था कि भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि क्षेत्र की उपेक्षा का राज्यों की अर्थव्यवस्था पर दूरगामी प्रभाव पड़ा है, टिप्पणी कीजिए। भारत कृषि प्रधान देश है। देश की 70% जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी हुई है, परंतु राष्ट्रीय आय में इसका ये हिस्सा न्यूनतम है। राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में इसका क्षेत्र सर्वाधिक है। कृषि योजनाओं विकास की मंद गति, उन्नत तकनीकों का अभाव व पंचवर्षीय योजना में कृषि के प्रति उदासीनता ने राज्यों की अर्थव्यवस्था को जर्जर बना दिया है। आवश्यकता है कि इसमें सुधार किए जाएं। गांवों के विकास पर ही भारत का विकास निर्भर है। तो इसमें उन्होंने मुझे 2.5 नंबर दिए हैं। फिर था, राजस्थान में विनिर्माण क्षेत्र के विकास हेतु प्रयुक्त रणनीति का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। राजस्थान में कृषि के साथ साथ औद्योगिक विकास पर भी ध्यान दिया जा रहा है। राज्य सरकार की योजना रिसर्जेंट राजस्थान राज्य के औद्योगिक विकास में मील का पत्थर साबित होगी। इसके तहत लगभग 3 लाख करोड़ के MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं। सेज विशेष आर्थिक क्षेत्र आदि के माध्यम से भी औद्योगिक विकास किया जा रहा है। तो ये जो सेज वाला था इसमें उन्होंने मुझे 1 नंबर दिया है। भारत सरकार द्वारा निरूपित जन धन योजना की प्रमुख विशेषताओं की समीक्षा कीजिए। जन धन योजना वित्तीय समावेशन व आर्थिक विकास में मुख्य भूमिका निभा रही है। इस योजना के माध्यम से उन लोगों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ा जा रहा है जो इसमें वंचित थे। इस योजना के माध्यम से ऋण प्रदान कर लोगों को उद्योग लगाने हेतु भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। जन धन योजना, आधार, मोबाइल, इन तीनों में समन्वय स्थापित करके निर्धन, वंचित वर्ग, महिला सशक्तिकरण हेतु नए आयाम प्रस्तुत किए जा रहे हैं। लोग अपना पैसा इच्छा से खर्च कर पाएंगे। तो इसमें उन्होंने मुझे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 2 अंक प्रदान किए हैं।
फिर था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जेंडर विषमताओं में कमी लाने हेतु एक महत्वपूर्ण उपाय है, इस कथन की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। साथियों में ध्यान रखना है कि प्रश्न जो पूछा जा रहा है वो आलोचनात्मक है कि समालोचनात्मक है या फिर टिप्पणी करनी है, तो हमें उस प्रश्न की प्रकृति को समझते हुए उसका उत्तर देना है। तो लैंगिक विषमता भारतीय समाज की मुख्य समस्या है। भारत सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिसको हरियाणा के, मैंने सोनीपत लिख दिया था तो थोड़ा भूल, पानीपत सही था, से आरंभ किया गया था, के माध्यम से बालिका शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने का प्रयास कर रही है। इस प्रकार की योजनाएं सामाजिक जागरूकता के साथ साथ मानसिक परिवर्तन में भी उपयोगी साबित होती है। पुरुष प्रधान भारतीय समाज में इस प्रकार की योजना आशा की किरण है। तो इन्होंने इस प्रश्न में मुझे 1.5 अंक जो है वो प्रदान किया था। अब आ जाता है पार्ट सी, जैसा कि आप देख पा रहे पार्ट सी है ये, और ये 20 अंक का है। एक प्रश्न है, 200 शब्दों में इसका उत्तर लिखना था। ये भी अथवा में था प्रश्न कि देखिए, एक अर्थव्यवस्था के सामाजिक एवं आर्थिक विकास हेतु वित्तीय समावेशन परम आवश्यक है, टिप्पणी कीजिए। और दूसरा था देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए सड़क विकास के प्रभाव की विवेचना कीजिए। दोनों ही प्रश्न सही ढंग से हल किए जा सकते थे। मैंने पहले प्रश्न को चूज किया था, तो वही फॉर्मेट था प्रस्तावना वाला। मैंने लिखा था कि आर्थिक विकास पर वित्तीय समावेशन एक ही सिक्के के दो पहलू है, एक में सकारात्मक वृद्धि से इसमें दूसरे में वृद्धि निश्चित है। वित्तीय समावेशन के माध्यम से लोगों को बचत व उद्योगों से अवगत करवाया जाता है। फिर लिखा वित्तीय समावेशन क्या है, तो आरबीआई के अनुसार वित्तीय समावेशन तात्पर्य है समाज के वंचित वर्ग, गरीब तबके, महिलाओं व अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ना। वित्तीय समावेशन लोगों को बचत एवं पारदर्शी शासन के प्रति जागरूक करता है, फिर ये सामाजिक विकास में वित्तीय समावेशन क्या है, समाज में से लोग ही विकास से वंचित है जो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं। इसका प्रमुख कारण साक्षरता की कमी और उसमें अधिकारों के प्रति समझ की कमी है। वित्तीय समावेशन सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग को जोड़कर विकास की मुख्य धारा से जोड़ता है। फिर आर्थिक विकास और वित्तीय समावेशन क्या था, छोटी बचतें किसी अर्थव्यवस्था को मजबूत आधार प्रदान करती है। बैंकिंग प्रणाली में जुड़कर लोग छोटी बचतों के प्रति जागरूक हो रहे हैं, यही बचत ग्रामीण विकास को आधार प्रदान करेगी। वित्तीय समावेशन हेतु सरकार के उपाय, केंद्र सरकार व राज्य सरकार इस हेतु विशेष योजनाएं चला रही है, जैसे जन धन योजना से लोगों को अपनी बचत व आय के प्रति जागरूक किया जा रहा है। अटल पेंशन योजना के माध्यम से बचत को प्रोत्साहन, राजस्थान सरकार द्वारा भामाशाह योजना के द्वारा भी महिला सशक्तिकरण के साथ वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। जैम व बैम राजस्थान सरकार द्वारा भी लोगों में वित्तीय समावेशन के प्रति जागरूकता लाई जा रही है। फिर उपसंहार में लिख दिया, वस्तुतः ये सीधा कि वित्तीय समावेशन किसी अर्थव्यवस्था के विकास को अग्रणी भूमिका निभाता है। इसमें और सुधारों का व नवीन योजनाओं की आवश्यकता है। इसमें मुझे 9 नंबर मिले हैं। एक बात साथियों बता दूं कि बड़े प्रश्नों में 9 नंबर 10 नंबर 20 में से बहुत बड़ी बात होती है, ये नंबर नहीं मिलते हैं। ऑल ओवर इस पेपर में 78 नंबर टॉपर थे, उनके भी इसी के आसपास ही नंबर थे, तो नंबर मिल सकते हैं। अपन ठीक ढंग से तैयारी करें और प्रश्नों को ढंग से समझें और उत्तर लिखें। और वस्तु तो हमारी समझ अगर विकसित है, उस कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है, तो हम अच्छे नंबर ला सकते हैं। अगले वीडियो में हम जो है आपकी ये जो यूनिट है 4 की बात करेंगे, जो भूगोल से संबंधित है। इसका पार्ट A, B और C है, वही 50 अंक है और इस पर हम बात करेंगे। तो और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कोई भी सुझाव है तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।